राष्ट्रीयता के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ कैसे जोड़ेंगे, उन बच्चों को कैसे शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ेंगे, पाठ्यक्रम को इस सब के साथ समाहित करने की व्यवस्था एक तो करिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में भी हम लोगों ने कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रयास प्रारंभ करने के लिए उनको कहा है कि भाई एक तो वही कि पाठ्यक्रम ठीक हो, आवश्यकता पड़ती है तो आप सीबीएसई पैटर्न को अपनाइए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं सब का आधार वही है। एनसीईआरटी को आप सहयोग लीजिए और फिर अच्छा पाठ्यक्रम दे करके उन बच्चों को योग्य उनको बनाने का प्रयास एक तो करिए। उस रूप में उनको जो सुविधाएं मिलनी है वो आप उपलब्ध करवाने की तैयारी करिए और प्रयास हो कि हम अंग्रेजी और संस्कृत तो उनको प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाना शुरू करें, लेकिन जब वो बच्चा माध्यमिक स्तर पर आए तो 10वीं के बाद एक ऐसा प्रयास करिए कि किसी एक विदेशी भाषा को भी उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए। अगर वो शोध के लिए जाना चाहता है जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, तो उसको 3 महीने वहाँ जाकर के पहले वहाँ की भाषा को सीखना पड़ता है। अगर हमारा बच्चा 11वीं 12वीं में ही किसी विदेशी एक भाषा को पढ़ लेगा, जान लेगा, तो उसको शोध के लिए जाते समय फिर अपना 3 महीने का उस समय उसका बर्बाद नहीं होगा, हम उसका हिस्सा बनाएंगे। और उच्च शिक्षा में भी, और दूसरा हम लोगों ने इस बात को कहा है कि ये नकल मुक्त शिक्षा हो, इसकी व्यवस्था करिए। क्वालिटी कैसे इसमें मेंटेन आप कर पाएंगे, एजुकेशन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। और उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय की एक ऑटोनॉमी है, यूजीसी के मार्गदर्शन में इन सबको अपनी स्वायत्तता है, लेकिन स्वायत्तता का मतलब इतनी छूट नहीं है कि वे लोग नौजवानों के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। हम लोगों ने कहा क्या ये संभव है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम हम लागू कर सकें और गुणवत्ता युक्त पाठ्यक्रम हो। इसके अलावा संस्कृत के बारे में, उर्दू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, फारसी अरबी के बारे में क्या कुछ कर सकते हैं, अन्य विदेशी भाषाओं के बारे में भी क्या कुछ कर सकते हैं, इन सब को आप समाहित करके उसको तैयारी करिए। और मुझे विश्वास है कि हम जब नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, इस नए सत्र में सब चीज़ें दिखेंगी और सबको एक 90 दिन का काम दे दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आप इसको करिए, 100 दिन की अपने उपलब्धियों को फिर मेरे सामने प्रस्तुत करिए। सुधार की बात की तो शिक्षकों की नियुक्ति आती है, कानून व्यवस्था की बात की तो पुलिस में नियुक्तियों की बात आती है, जिसको लेकर एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और माना गया है कि इन तमाम नियुक्तियों का भी राजनीतिकरण हुआ है, पिछली सरकारों ने किया है। क्या एक भय का माहौल बनाया जा रहा है इसे लेकर, या कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, उसके जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन किया जाए, इस पे ज्यादा तवज्जो है? देखिए, कानून का राज हो ये हमारी प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस का जो अपनी जातीय दीवारों को तोड़ करके लोगों ने उससे बाहर निकल कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तो इसीलिए दिया है कि कानून का राज स्थापित हो सके। और हमने इसी बात को कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, मैं भी अगर कानून का उल्लंघन करूंगा तो उस कटघरे में खड़ा होऊंगा, लेकिन कानून का राज स्थापित करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम लोग शिक्षकों की भर्ती भी पारदर्शी ढंग से करने जा रहे हैं। पुलिस में आधे जगह खाली पड़ी हुई हैं, एकदम पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम पुलिस की भर्तियां करेंगे, कहीं किसी को बोलने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, हम ऐसी व्यवस्था देंगे और किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। हम लोगों ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इन बातों को कहा है, हम उसको लागू करेंगे। जिन मसलों पे अभी तक हमने बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव मैंने इस समय कवर भी करा है, इसमें जो गन्ना किसानों की जो समस्या है, कैबिनेट हुई, उसमें किसानों की ऋण माफी हुई, लघु सीमांत किसानों को आपने बड़ी राहत दी है। गन्ना किसानों का जो बकाया है चीनी मिलों पर, देखिए हम लोग इस पर निर्णय कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ेगी तो अगले कैबिनेट में हम लोग कुछ नई चीनी मिलों के साथ उत्तर प्रदेश में आएंगे। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि जिन किसानों ने करंट ईयर का गन्ना चीनी मिलों में भेजा है, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए। जिनका उससे पहले का बकाया है
यानी इसमें यहाँ पे 14-15 का बकाया है, 15-16 का बकाया है, 16-17 का चल रहा है भी। ये पूरा एक कुचक्र बन गया है जिसमें किसान फंस गया है। बहुत बकाया किसानों का है। हम लोगों ने इस बात को कह दिया है कि 14-15 का जो बकाया है, 15-16 का बकाया है, इसको 2 महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाए, और नहीं तो केवल चीनी मिल के प्रबंधन ही नहीं, मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आरसीएम जारी करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग पहले इस बारे में आदेश जारी कर चुके हैं। 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करना ही होगा, ये चीजें हैं। और हम लोगों ने तो निर्णय ये भी किया है, अभी जो गेहूं उत्पादक किसान है, आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 करोड़ से ऊपर की आबादी निवास करती है। 77.7% किसान है यहां पर, और उस सब के बावजूद यहां पर गेहूं क्रय होता था मात्र 5 लाख टन, और वह भी किसानों से सीधे नहीं होता था, आड़तियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से होता था। हम लोगों ने कहा ऐसा नहीं होगा। हमारी एक पूरी टीम इसके लिए छत्तीसगढ़ गई। छत्तीसगढ़ का प्रोक्योरमेंट और पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है। हम लोगों ने इस काम को यहाँ पे लागू किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 5000 सेंटर खोले हैं किसानों के लिए। हम लोगों ने कहा कि हर जगह कहीं भी वो जहां गेहूं अपना बेचना चाहता है, अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, अपना जोत बही लेकर के जाएं, आपका गेहूं वहां पर लोग खरीदेंगे। किसानों को बैठने की व्यवस्था रहेगी, सब कुछ वहां पे व्यवस्था किसानों के लिए रहेगी। और पर कुंटल 10 रुपए का अतिरिक्त हम उसको देंगे, पर कुंटल 10 रुपए अतिरिक्त तो किसान को हम देंगे। बहुत सारे लोग आए कि साहब इसको पहले की तरह आड़तियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से खरीदी। हमने कहा भी ये नहीं होगा, किसानों को देना प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता किसान है। हम किसान को आधार मान करके कार्रवाई कर रहे हैं, और 5 लाख टन से हम लोगों ने बढ़ा करके सीधे उसको पहले चरण में हम 40 लाख टन खरीदने जा रहे हैं, इसको बढ़ा करके 80 लाख टन तक हम करेंगे। और अभी गेहूं की फसल मार्केट में आई नहीं कि 1700 रुपए किसानों को सीधे सीधे मार्केट में मिलना प्रारंभ हो गया है। हमने कहा भी किसानों को जहां से लाभ मिले, किसान वहां देने के लिए स्वतंत्र है, हम उसको बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका कोई नहीं खरीदेगा, हम उसका गेहूं खरीदेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता में है, उसको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। स्पष्ट निर्देश जारी हो चुके हैं, और हम उस पर कार्य करने के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ कार्य कर रहे हैं। योगी जी, आड़तियों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार होता था या जो साइफन होता था मनी का, उसको रोकने के लिए आप लोगों ने कोशिश की। आपने कहा कि आधार से गेहूं खरीद केंद्र को भी आपने किसानों से जोड़ा है। इस चुनाव में जो प्रचंड बहुमत था, लगातार बात हो रही थी विमुद्रीकरण जब से ऐलान हुआ उसके बाद से, कि विमुद्रीकरण का एक भय है, एक लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो प्रचंड बहुमत है, आप मानते हैं कि इसने पारदर्शिता का जो नया पैमाना तय करा, उसके भी पक्ष में ये प्रचंड बहुमत? मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना भारत में एक नए युग का सूत्रपात है, और उन्होंने पहले दिन से जिस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करना प्रारंभ किया, और जिस मजबूती के साथ, जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने निर्णय लेना प्रारंभ किया। 3 वर्ष हो जाएंगे 26 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए। इन 3 वर्षों में 60 से अधिक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लागू की पूरे देश में, जो इस समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति जिससे लाभान्वित होता है। जैसे महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू कर दी, नौजवानों के लिए मुद्रा योजना लागू कर दी, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया लागू कर दी। इस देश को आधुनिक, पुरातन और आधुनिकता में एक समन्वय और डिजिटल इंडिया उन्होंने लागू कर दी। इस देश के गरीबों के पास अपने खाते नहीं थे, जनधन योजना लागू कर दी। डेवलपमेंट की इतनी योजनाएं लागू की, किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, हर तबके के लिए। वह अपने आप में मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक पाथेय है, हम लोगों का एक मार्गदर्शन उससे प्रारंभ होता है। स्वाभाविक रूप से इन सब योजनाओं को आगे बढ़ाने, इन योजनाओं से प्रेरणा लेकर के कार्य करने की आवश्यकता है। सारी चीजें आपको आगे दिखाई देंगी, कहीं कोई समस्या नहीं है।
और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश मोदी जी के निर्देशन में केंद्र सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। बहुत सारी योजनाओं को हम लोग बहुत शीघ्र यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। आप देखेंगे कि यहां पर एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। हम लोगों ने निर्णय किया है अभी। आप सोचिए कि पिछले 10 सालों से 12 सालों से यहां की सड़कें नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश किस बात की, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सुना जाता था कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये मान्यता थी कि आप मध्य प्रदेश से चले आइए, आप हरियाणा से चले आइए, या आप कहीं और जगह से उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं कहां से प्रारंभ होती है? जहां से सड़कें गड्ढे युक्त हों, जहां रात्रि में शाम को चले, जहां बिजली, जहां अंधेरा हो जाए, वहां से उत्तर प्रदेश समझ लीजिए आ जाए। हम इस मिथक को बदल लेंगे और हम लोगों ने कह दिया कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की कोई भी सड़क में गड्ढा नहीं मिलना चाहिए। काम प्रारंभ हो चुका है और 15 जून के बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त सड़कों का प्रदेश होगा। 15 जून से पहले हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि केवल जो वीआईपी जिले हैं उन्हीं में ही 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली हम देने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम व्यापारियों के लिए अपनी योजनाएं लेकर के आने जा रहे हैं। हम नौजवानों के लिए अपने योजनाओं के साथ सामने आ रहे हैं। हम महिलाओं के लिए अपनी योजनाओं को लेके आने जा रहे हैं। हम मजदूरों के लिए लेके आने जा रहे हैं। हर तबके के लिए हमारी योजनाएं होंगी और ईमानदारी के साथ हम उसको लागू करेंगे। योगी जी, आपने इशारा करा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इलाकों का विकास करती रही हैं, जिलों का विकास करती रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानना चाहूंगी, क्योंकि आप उस इलाके से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जहां इंसेफ्लाइटिस से, दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चों की जानें जाती हैं और सरकारें इस पे सचेत नहीं हो पाई हैं अभी तक, क्योंकि वो मौतें थमी नहीं हैं। उसके लिए प्रयास किए गए, एम्स का शिलान्यास किया गया है, लेकिन जो एक तत्परता, जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए इन बच्चों की जानों को बचाने के लिए, वो नहीं दिखाई दिया। क्योंकि आप उस इलाके से हैं, आप इस पर आवाज उठाते रहे हैं। क्या इस मौसम में, आने वाला मौसम ही इस बीमारी का है, कोई परिवर्तन हम लोग देखेंगे? देखिए, मैं भी गोरखपुर के दौरे पे गया था, एक दिन के लिए गया था मैं, तो मैंने वहां अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है। मैंने यहाँ प्रदेश में भी बैठक ली है। मैंने 2-3 चीजें साफ कही हैं। मैंने कभी, देखिए, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर प्राथमिक, सामुदायिक और जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति और दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, एक। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणु जनित जितनी बीमारियां हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी हैं, इन सब को प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। और उस दिशा में हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। आपको याद होगा कि जिस दिन मैं पहले दिन ही अपने सचिवालय जा रहा था बैठने के लिए, तो मुझे जगह जगह पान थूक करके उसके वो दिखाई दिए। तो मैंने कहा, इस बिल्डिंग में बैठेंगे कैसे हम लोग? 5 मंजिली बिल्डिंग थी। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी कहा और अन्य लोगों से भी कहा, मैंने कहा, देखो, बैठने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पे, मुझे पहले बताइए तो मुझे जहां काम करना है, इन लोग कौन किन लोगों के साथ काम करना, मुझे वहीं दिखवा दीजिए। कभी कोई गया नहीं था, धूल सना हुआ था, जाले लगे हुए थे, पान खा के थूका हुआ था, फाइलों के ढेर लगे हुए थे। हम लोगों ने कहा, ऐसे में व्यवस्था ही नहीं चलेंगी, पहले सफाई करो, जो आवश्यक है उसको रखो, कूड़े को बाहर फेंको, धूल साफ करो। जो हमारे कर्मचारी यहाँ रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, सब बीमार हो जाएंगे, दमा के पेशेंट हो जाएंगे। प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि अपने प्रत्येक कर्मचारी की दमा और टीबी का उपचार कराए। हम इस पैसे को गरीबों को देंगे, ये सब फालतू साफ करिए। पूरे स्वच्छता अभियान हम लोगों ने हर जगह प्रारंभ किया है। कार्य समयबद्ध हो, गुणवत्ता से युक्त हो, इसके निर्देश जारी किए गए हैं। हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि फाइल इंडेक्स आप लागू करिए। ये फाइल कब किस अधिकारी के पास जारी है, कब उसने साइन किए हैं और कब फिर वहां से दूसरी टेबल में गई है, हर एक व्यक्ति साइन करके बताएं। मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि 1 सप्ताह से अधिक कोई फाइल किसी टेबल में क्यों है। हमें सिटीजन चार्टर लागू करने जा रहे हैं और सख्ती के साथ इसका पालन प्रदेश में कराएंगे। और जो इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में है,
पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे 7 जिले तो उससे प्रभावित हैं ही, उत्तर प्रदेश के 34 जिले से प्रभावित हैं। केवल स्वच्छता अभियान चला दिया जाए, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया जाए। मैंने इस बात को कह दिया है, किसी जिले में भूख से मौत होगी तो जिलाधिकारी जवाबदेह होगा। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में किसी बच्चे की मौत हुई तो सीएमओ उसके लिए जिम्मेदार होगा। अपनी जिम्मेदारी को तय कर लें और फिर हम इसके बाद कोई दलील कहीं से सुनने को तैयार नहीं है। दिन में कई ऐसे फैसले हुए, पहली कैबिनेट के जो फैसले हुए उसमें मुझे लगता है आजादी के बाद कोई पहली राज्य सरकार है जिसने इतनी बड़ी मात्रा में किसानों के ऋण को माफ किया है। साथ ही कुछ और कदम भी उठाए गए। क्या आपको लगता है जिस तरह से आपने अपना रोड मैप किसानों को लेकर तैयार करा है, उसमें कर्ज के जाल में आने वाले भविष्य में किसान नहीं अब फंसा? देखिए, कल हमारी सरकार ने जो कल निर्णय लिया है, इलेक्शन के पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को बनाने का निर्देश दिया था और उनके निर्देशन में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा बना था, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चिंता हमेशा रही है, इस देश का अन्नदाता किसान वो कैसे खुशहाल हो, कैसे इस देश के अंदर किसानों की आत्महत्याओं की जो एक लंबा सिलसिला चला है उसको कैसे ब्रेक लगाया जाए, वह हम सबके सामने एक चुनौती थी। और उस दृष्टि से हम लोगों ने कई स्तर पर विचार विमर्श करके हमारे सामने दोनों प्रकार की चीज़ें थीं। एक, किसान को राहत देना, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अनुसार अपने वायदों को पूरा करना, दूसरी तरफ राजकोष पर भी उसका असर न पड़े, हमारे सामान्य कार्यक्रम भी जो प्रदेश के अंदर विकास और डेवलपमेंट की जो हमारी परिकल्पना है उस पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इन दोनों में संतुलन बनाना हमारे लिए एक चैलेंज था और उस दृष्टि से कल हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में चुनाव के पहले जो कहा था, पार्टी की बनी सरकार ने उस वायदे को पूरा किया है और अन्नदाता किसानों को अपनी श्रद्धा व्यक्त की, उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान गाजीपुर की अपनी एक रैली से कहा था कि पहली कैबिनेट होगी, किसानों का ऋण माफ होगा, जो कि हुआ भी, और कई और कदम भी आपने उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम कदम किसानों को लेकर, चाहे वो आलू के किसानों को लेकर हो या फिर गेहूं की खरीद को लेकर जो आप लोगों ने कदम उठाए हैं, आने वाले वक्त में किसान एक ऐसे माहौल में अपनी खेती भी करेगा जिसमें उसकी खेती जो नुकसानदायक है, जिसका असर उसके ऊपर पड़ रहा है, वो नहीं पड़ेगा? अब देखिए, हम लोग कृत संकल्पित हैं इन सब कार्यों को करने के लिए। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली थी, उनसे जब पूछा गया था कि आपकी सरकार किसके लिए काम करेगी, तो उन्होंने एक बात साफ कही थी, इलेक्शन के पहले भी कहा था सबका साथ सबके विकास। तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और नौजवान के लिए समर्पित होगी। इस देश के अंदर किसानों के लिए सॉइल टेस्टिंग कार्ड जारी करवाए गए। इस देश के किसानों के पास उनकी हर खेत को पानी मिले, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना को लागू करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किए। इस देश के किसानों में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल को होने वाले नुकसान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्होंने लागू कराई। इस देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के द्वारा क्रय की जाने वाली उर्वरक में के दाम भी कम हो सकते हैं, या मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया। स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता भी हैं और हमारे गार्जियन भी हैं। इस नाते केंद्र की सरकार किसानों के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका अनुसरण करेगी और किसानों को खुशहाल करेगी। किसानों की आय को दोगुना करना वो हमारी प्राथमिकता में है और हम लोगों का प्रयास होगा कि 2019-20 तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किसानों की खुशहाली के लिए कदम उठाया गया है क्योंकि वो अन्नदाता है और उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है।
योगी जी, पूरा उत्तर प्रदेश उद्योगों का जो एक पूरी संरचना थी, आधारभूत जो ढांचा था, उसके धीरे धीरे खत्म होने से त्रस्त है और उसका कारण बना बेरोजगारी का बढ़ना, पलायन लगातार हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन उद्योगों को लेकर एक क्या विशेष ठोस नीति आपकी कब तक आ सकेगी, क्योंकि एक मंत्री समूह का गठन भी कैबिनेट में किया गया। देखिए, कल हम लोगों ने कुछ 9 निर्णय लिए हैं और वे 9 निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जिसमें हम लोगों ने एक निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में नौजवानों का पलायन, और मैं आश्चर्य करता हूं कि हमारे नौजवानों के अंदर प्रतिभा है, वो कार्य करना चाहता है, लेकिन उसके पास प्रदेश के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया, बल्कि जो पहले से लगे हुए उद्योग थे उन्होंने इन 15 वर्षों में पलायन किया है यहाँ से। वे लोग यहाँ से भागे हैं, गए हैं, कोई सुरक्षा का वातावरण यहाँ पे नहीं था, न माताएं बहनें सुरक्षित थी, न उद्योगपति सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति हो गई थी। तो हम लोगों ने आते ही सबसे पहला काम तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने कदम उठाए हैं और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्रवाई प्रारंभ हुई है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए, अपराधी को अपराधी के अनुसार ट्रीट करिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत और मजहब का रहने वाला हो। एक दूसरा, इस बात को ध्यान में रखना कि ये भी मत देखिए किस पार्टी का है किसका नहीं है, जो अपराधी है सख्ती के साथ निपटिए उसके साथ। कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हमने सख्त कदम उठाए हैं, इससे भी सख्त कदम उठाएंगे हम। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक बात कही थी सिंगल विंडो सिस्टम की, हम उसको लागू करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर हमारा मंत्री समूह अपना रिपोर्ट दे देगा। हमने इस बात को कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के अंदर उन्होंने उद्योग और निवेश के लिए किस प्रकार का वातावरण बनाया है, किस प्रकार की पॉलिसी तय की है। भारत के उद्योगपतियों के साथ, प्रदेश के अंदर उद्योगपतियों के साथ आप बैठ करके एक रणनीति बनाइए, लेकिन समय हमारे पास कम है, 15 दिन के अंदर सारा काम होना है। आप ठोस वो बना करके मेरे सामने प्रस्तुत करिए। हम अपनी एक नई उद्योग नीति के साथ आएंगे, जिसमें उद्योगों के लिए एक वातावरण हम देंगे, हम उनको सुविधा भी देंगे, पूंजी निवेश की यहाँ पर उनकी गारंटी हो। हमारी शर्त एक होगी, उत्तर प्रदेश के 90% नौजवानों को रोजगार मिले, मतलब वो घर वापस आए और उनको पलायन न करना पड़े। एक और जो एक अहम मुद्दा चुनाव के दौरान भी रहा और पिछले हम कह सकते हैं 20-25 साल में जिसका स्तर लगातार गिरता गया है, वो है शिक्षा, सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यहां तक कहा था, आपको याद होगा कुछ समय पहले। हाँ, अधिकारी अपने बच्चों को भेजे उन स्कूलों में, बिल्कुल बिल्कुल, नेताओं के बारे में कहा था। तो उस दिशा में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक शिक्षा का स्तर किसी राज्य का बेहतर नहीं होगा, सरकारों ने अभी तक उस पर काम किया नहीं, ऐसा लगता है। देखिए, हम लोग इसमें काम करेंगे। हम लोगों ने विभिन्न मंत्रालयों में उनको एक काम दिया है और वो कार्य है कि वे अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें मंत्री परिषद के सामने। क्योंकि कैबिनेट से एक दिन पहले आप रात को 12:30 बजे तक आपने मीटिंग अटेंड की है। करेंगे ना। देखिए, मैंने पहले इस बात को कहा है, हम यहां बैठने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, ये हमारे लिए एक साधना है। और उस दृष्टि से मैंने प्रत्येक मंत्रालय से इस बात के लिए आग्रह किया है कि देखिए भाई, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, हम लोग तो सीखने आए हैं और फिर जो प्रदेश के हित में होगा उसको लागू करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए भी नहीं आए हैं। एक समय तक काम करेंगे, काम करने के बाद फिर अपना रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जितने दिन रहेंगे प्रभावी ढंग से काम करेंगे और हमारे साथ काम करना होगा। प्रेजेंटेशन हम लोगों ने लेना प्रारंभ किया है और उस क्रम में सबसे पहले मैंने शिक्षा को ही चुना है। यहाँ की प्राथमिक, यहाँ की माध्यमिक, यहाँ की उच्च शिक्षा, यहाँ की प्राविधिक शिक्षा, यहाँ की व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ की चिकित्सा शिक्षा, इन सभी को हम लोगों ने लिया है और आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि पाठ्यक्रम को आप
इस प्रकार का बनाए कि यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो बालक है, यहाँ की जो बालिका है, वह राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम पाए। प्राथमिक स्कूल में गांव गरीब का बच्चा, उसके अंदर कोई हीन भावना पैदा ना होने पाए, इसके लिए हम उसको यूनिफॉर्म देने जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म देंगे, उसको जूता देंगे, उसको हम उसकी कॉपी किताब देंगे, उसके पाठ्यक्रम को हम आधुनिकता के साथ जोड़ेंगे। और इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया है कि इससे पहले जो बैग और उनकी वो यूनिफॉर्म मिलती थी और नवंबर दिसंबर तक मिलती थी, हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जुलाई प्रथम सप्ताह में आप उसको उपलब्ध कराइए। आप इस बार इलेक्शन के नाते सेशन थोड़ा उनका लेट चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आप पहले सप्ताह में सारी चीजें उनको मिल जाए। इस पे हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की है। हम लोगों ने ये भी कहा है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं और विद्यालय केवल 120 दिन चल पाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 120 दिन चल पाते हैं, इसको बढ़ा के 220 दिन कैसे आप करेंगे? पाठ्यक्रम को कैसे आप ठीक करेंगे? पाठ्यक्रमों को आप राष्ट्रीयता के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ कैसे जोड़ेंगे? उन बच्चों को कैसे शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ेंगे? पाठ्यक्रम को इस सब के साथ समाहित करने की व्यवस्था एक तो करिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में भी हम लोगों ने कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रयास प्रारंभ करने के लिए उनको कहा है कि भाई एक तो वही कि पाठ्यक्रम ठीक हो, आवश्यकता पड़ती है तो आप सीबीएसई पैटर्न को अपनाइए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं सब का आधार वही है। एनसीईआरटी को आप सहयोग लीजिए और फिर अच्छा पाठ्यक्रम देकर के उन बच्चों को योग्य उनको बनाने का प्रयास एक तो करिए। उस रूप में उनको जो सुविधाएं मिलनी है वो आप उपलब्ध करवाने की तैयारी करिए। और प्रयास हो कि हम अंग्रेजी और संस्कृत तो उनको प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाना शुरू करें, लेकिन जब वो बच्चा माध्यमिक स्तर पर आए तो 10वीं के बाद एक ऐसा प्रयास करिए कि किसी एक विदेशी भाषा को भी उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए। अगर वो शोध के लिए जाना चाहता है जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, तो उसको 3 महीने वहां जाकर के पहले वहां की भाषा को सीखना पड़ता है। अगर हमारा बच्चा 11वीं 12वीं में ही किसी विदेशी एक भाषा को पढ़ लेगा, जान लेगा, तो उसको शोध के लिए जाते समय फिर अपना 3 महीने का उस समय उसका बर्बाद नहीं होगा, हम उसका हिस्सा बनाएंगे। और उच्च शिक्षा में भी, और दूसरा हम लोगों ने इस बात को कहा है कि ये नकल मुक्त शिक्षा हो, इसकी व्यवस्था करिए। क्वालिटी कैसे इसमें मेंटेन आप कर पाएंगे? एजुकेशन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। और उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय की एक ऑटोनॉमी है, यूजीसी के मार्गदर्शन में इन सबको अपनी स्वायत्तता है, लेकिन स्वायत्तता का मतलब इतनी छूट नहीं है कि वे लोग नौजवानों के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। हम लोगों ने कहा क्या ये संभव है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम हम लागू कर सकें और गुणवत्ता युक्त पाठ्यक्रम हो। इसके अलावा संस्कृत के बारे में, उर्दू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, फारसी अरबी के बारे में क्या कुछ कर सकते हैं, अन्य विदेशी भाषाओं के बारे में भी क्या कुछ कर सकते हैं, इन सबको आप समाहित करके उसको तैयारी करिए। और मुझे विश्वास है कि हम जब नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, इस नए सत्र में सब चीज़ें दिखेंगी और सबको एक 90 दिन का काम दे दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आप इसको करिए, 100 दिन की अपने उपलब्धियों को फिर मेरे सामने प्रस्तुत करिए। योगी जी, आप जब फैसले लेते हैं, कड़े फैसले, उस पर क्रियान्वयन हो और असर दिखाई दे, इस पे भी आपका पूरा जोर होता है। क्या यही वजह है कि जब आपने नकल की बात की, आपने शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार की बात की, तो शिक्षकों की नियुक्ति आती है, कानून व्यवस्था की बात की तो पुलिस में नियुक्तियों की बात आती है, जिसको लेकर एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और माना गया है कि इन तमाम नियुक्तियों का भी राजनीतिकरण हुआ है, पिछली सरकारों ने किया है। क्या एक भय का माहौल बनाया जा रहा है इसे लेकर, या कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, उसके जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन किया जाए, इस पे ज्यादा तवज्जो है? देखिए, कानून का राज हो, ये हमारी प्राथमिकता है।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस का जो अपनी जातीय दीवारों को तोड़ करके लोगों ने उससे बाहर निकल कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तो इसीलिए दिया है कि कानून का राज स्थापित हो सके। और हमने इसी बात को कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, मैं भी अगर कानून का उल्लंघन करूंगा तो उस कटघरे में खड़ा होऊंगा, लेकिन कानून का राज स्थापित करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम लोग शिक्षकों की भर्ती भी पारदर्शी ढंग से करने जा रहे हैं। पुलिस में आधे जगह खाली पड़ी हुई हैं, एकदम पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम पुलिस की भर्तियां करेंगे। कहीं किसी को बोलने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, हम ऐसी व्यवस्था देंगे। और किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, खिलवाड़ कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। हम लोगों ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इन बातों को कहा है, हम उसको लागू करेंगे। जिन मसलों पे अभी तक हमने बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव मैंने इस समय कवर भी करा है। इसमें जो गन्ना किसानों की जो समस्या है, कैबिनेट हुई, उसमें किसानों की ऋण माफी हुई, लघु सीमांत किसानों को आपने बड़ी राहत दी है। गन्ना किसानों का जो बकाया है चीनी मिलों पर, देखिए हम लोग इस पर निर्णय कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ेगी तो अगले कैबिनेट में हम लोग कुछ नई चीनी मिलों के साथ उत्तर प्रदेश में आएंगे। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि जिन किसानों ने करंट ईयर का गन्ना चीनी मिलों में भेजा है, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए। आदित्यनाथ जी, अब जो सवाल हैं, ये सवाल मेरे कम हैं, लेकिन ये सवाल आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरह से अखबारों में न सिर्फ देश में इसकी चर्चा हुई है, विदेश में एडिटोरियल तक इस पर लिखे गए और ये कहा गया कि हिंदू प्रीस्ट के चुने जाने के बाद एक योगी का जीवन त्याग तपस्या का होता है, लेकिन अगर उसके जीवन को लेकर इतने सवाल और एक डर और एक भय का माहौल पैदा किया जाना कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या मकसद है लोगों का, क्या वजह लगती है? सीधे आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी कोई टिप्पणी इस पे नहीं आई है, तमाम और सवाल आते रहे हैं। देखिए, राज्य सत्ता तो योगी ही चला सकता है। श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा योगी जब देश के अंदर आया है तो देश में एक विश्वास जगा है ना। पहले प्रधानमंत्री हैं जो 3 वर्ष के बाद भी जनता का विश्वास पहले से ज्यादा उनके प्रति बढ़ा है। उनका जीवन किसी योगी, किसी सन्यासी से कम नहीं। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, देश के अंदर अंतिम व्यक्तित्व तक विकास की योजनाएं पहुंचे। स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे आदर्श हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के अगर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। और इसलिए लोग 10 बात कहेंगे, हमने कहा ना, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारा कार्य बोलेगा और हम अपने कार्य के माध्यम से लोगों के सामने वो साबित करके दिखाएंगे। कार्य बोलने की जो आप बात कर रहे हैं, जो चुनाव में जो मुद्दे रहे खास, जिसमें कानून व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था को लेकर आपने चुनाव के दौरान कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। एंटी रोमियो स्क्वाड बना, वो काम कर रहा है और जनता की भी उसमें सहमति दिखाई दे रही है, क्योंकि सीधे सीधे ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मसला था। एक सुझाव ये भी लोगों का आता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को कहे जाने, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इस तरह के जो ये प्रसंग रहे हैं ये उससे जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इसे एक महिला सुरक्षा दस्ता के नाम से ही जाना जाए। नाम से आपत्ति है, साथ ही साथ इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। देखिए, हमने कहा ना कि रोमियो की कोई जाति तो नहीं थे, उसका कोई संप्रदाय भी नहीं था। दूसरा ये है कि नाम वह हो जो हिट करता हो। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित रह सके। हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाना, मैंने कहा ना, चुनाव के दौरान 3 महीने के अंदर मेरे पास सर्वाधिक बातें जो सामने आई थी। देखिए, चुनाव के दौरान 3 महीने तक हम लोगों ने पैदल, कार से, हेलीकॉप्टर से, ट्रेन से व्यापक यात्राएं की पूरे प्रदेश के अंदर। मेरे पास सर्वाधिक शिकायत कानून व्यवस्था की आती थी, पलायन की आती थी, गुंडागर्दी की आती थी, और जो
बालिकाएं होती थीं या महिलाएं होती थी, ये हम लोगों को एक ही बात कहती थी कि देखिए हम अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उनका अपहरण हो जाता है, बालिकाएं विरोध करती तो तेजाब फेंक दिया जाता है। तो हम लोगों को बुरा लगता था, कहाँ हम लोग किस प्रदेश में जी रहे हैं। मैं एक सांसद हूँ, पिछले 5 सालों से सांसद, 5 बार से गोरखपुर से सांसद रहा हूँ। हम लोगों ने इस प्रकार की अव्यवस्था अराजकता के खिलाफ वहाँ एक लंबा आंदोलन चलाया भी था, गुंडागर्दी के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें कहाँ हैं। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या हम लोगों को राजनीति में ही नहीं रहना चाहिए क्या। लेकिन हम लोगों के पलायन का, हम लोग अगर उससे अलग हटते तो इसका मतलब लोग हमें कहते हैं हमने पलायन कर दिया है। हम पलायन भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसको फेस करना, मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था, हम लोगों ने कहा कि नहीं हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि बालिकाओं की सुरक्षा का मामला, एक आधी आबादी की सुरक्षा का मामला है। हम ऐसा वातावरण देना चाहते हैं कि रात्रि के अंधेरे में कोई बालिका कहीं से आ रही है, अपने घर जाना चाहती है, तो बेझिझक, निसंकोच और बिना डर के वो अपने घर जा सकें, ऐसा वातावरण हम लोग देंगे। और स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक लड़का लड़की चल रही है, वो भाई बहन भी हो सकती हैं, मित्र भी हो सकते हैं, आप उनको नहीं छेड़ेंगे, जो छेड़ेगा कार्रवाई होगी। ये आपने अपनी गाइडलाइन एकदम हम लोगों ने सारी गाइडलाइन को उपलब्ध करा दी है। लेकिन अगर कोई बालिका अकेले चल रही है और अगर किसी ने छेड़खानी करने का प्रयास किया तो फिर कानून उसमें फिर किसी को बख्शे ना। कोई माँ बेटी जा रही है, कुछ सोहदों ने छेड़ने का दुस्साहस किया, अपराधियों ने कुछ दुस्साहसिक प्रयास किया, तो कानून फिर उस पर अपना कार्रवाई प्रारंभ करे। तो योगी जी वो कौन सी शक्तियां हैं जो इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं? ये तो सुरक्षा से जुड़ा मसला हुआ। देखिए, जिन लोगों ने देश के अंदर एक वोट बैंक बना करके राजनीतिक उल्लू को सीधा करने का आज तक प्रयास किया है, ये सब वही लोग हैं। इनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं, इनको देश की बदहाली को दूर करने से मतलब नहीं, प्रदेश में कानून का राज हो इससे मतलब नहीं, प्रदेश में आम जन को बुनियादी सुविधाएं मिले इनसे मतलब नहीं, माताएं बहनें सुरक्षित हों इनसे इनको मतलब नहीं। ये वे लोग हैं जो तिल को ताड़ बना करके अनावश्यक माहौल खराब करते हैं, जो सौहार्द के लिए और शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वही लोग हैं जो इसको बोल रहे हैं। हमने तो इसको किसी जाति के नाम पर नहीं कहा, हमने तो साफ प्रशासन से कहा कि अपराधी का चेहरा मत देखिए, अपराधी की जाति मत देखिए, अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मत और मजहब का हो, आप सख्ती के साथ उससे निपटिए। और हम ऐसे तत्वों के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम लोगों ने इसको पहले कह दिया है। योगी जी, दूसरा मसला, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी तमाम रैलियों में अवैध बूचड़खानों पर सख्ती से कार्रवाई का वादा किया था और सत्ता पे जैसे ही आप बैठे हैं आपने तुरंत उस पर कार्रवाई की, पहली कैबिनेट से पहले। और इसमें भी यह था कि 2014 का जो नोटिस था उसी को आपने दोबारा जारी करा चीफ सेक्रेटरी ने। फिर इसको लेकर क्यों ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ किसी एक खास धर्म, किसी एक खास समुदाय के खिलाफ ये उनका पहला प्रहार है? इसको इस तरह से देखने के पीछे क्या मकसद, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि पूरे सौहार्द को बिगाड़ने का कोई मकसद दिखाई देता है क्या? देखिए, अंतर यही है कि एनजीटी ने 2015 में उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस प्रकार का आदेश जारी किया है। एनजीटी के आदेश के बाद चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर आदेश तो जारी हो गया है, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाया क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के पास उस प्रकार की इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी। हमने कहा भी एनजीटी कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है और आप इसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा, अरे साहब वो छोरा लेकर के आ जाते हैं, वे लोग मारपीट करते हैं। हमने कहा क्या मतलब, ये छोरा चलाने वाले और इस प्रकार के गुंडे और अवैध तत्व, अनैतिक तत्व यहाँ की व्यवस्था का संचालन करेंगे? ये नहीं चलेगा। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करिए और कानून अगर कोर्ट ने आदेश किया है उसको क्रियान्वित करिए। हम लोगों ने केवल न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन किया है। भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र में इलेक्शन के पहले ये मुद्दा था
मुद्दा हम लोगों को एनसीटी और इस प्रकार की न्यायिक बॉडियों से हम लोगों को जो भी डायरेक्शन मिले थे, जो फीडबैक एक आप लोगों को लगातार उसके आधार पर हम लोगों ने इसको मुद्दा भी बनाया था। और जनता के लिए भी एक बड़ा मुद्दा था। देखिए सवाल ये है कि आप इसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको लागू किया है, हम उसको कर रहे हैं। स्पष्ट डायरेक्शन इसमें भी जारी किए गए हैं कि भाई देखो, कोई अगर मानकों को पूरा करता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए उनको पूरा करता है, एनजीटी ने जो कहा है उसका पालन करता है, उन मानकों को पूरा कर लेता है, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं करता है तो हमें सख्ती के साथ रोकना चाहिए। किसी भी गुंडा तत्व के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। वह कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कानून सब पर समान रूप से लागू करिए। एक और मसला, आपने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा कि आप दंगा मुक्त राज्य देंगे। पिछली सरकार में हमने देखा 300 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे देखे गए हैं, और इन दंगों को, छोटे बड़े दंगे जो होते रहे हैं, उसकी कहीं एक वजह यह भी मानी गई कि कोई छोटा सा तनाव होता था, उसके बाद ये जो तमाम आस्था के जो प्रतिष्ठान हैं उन पर लाउड स्पीकर्स का होना, और उन तनावों का बड़ा रूप लेने में कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर्स की कोई भूमिका रही है। आप इस समय सत्ता में, आपकी सरकार पूरे बहुमत से सत्ता में है, क्या आपको लगता है कि एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अगर ये कहीं एक कारण बनता है, चाहे वो मुजफ्फरनगर में जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें भी ये भूमिका दिखाई दी थी, क्या लाउड स्पीकर्स, क्योंकि आस्था का प्रश्न तो भगवान से, खुदा से आपका अपना है, उसके लिए शोर की जरूरत नहीं है, तो आपको लगता है कि इस पर आपकी सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, प्रशासन का संवेदनशील होना और सीधे संवाद बनाना, मैंने सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस अधीक्षकों से एक बात कही है, कहीं कोई बात होती है तो केवल अपने सब ऑर्डिनेट के भरोसे मत रहिए, सीधे संवाद करिए। लोकतंत्र संवाद का नाम है। हमें लोकतंत्र, ये सरकार लोकतंत्र से चुनी गई सरकार है। जिस जनता ने चुना है, अगर उसकी कोई बात है तो आप उसको सीधे बात करिए और एक संवाद स्थापित करके समस्या का समाधान करिए। अगर संवाद स्थापित होगा तो संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रशासनिक संवाद नहीं, एक दूसरा, शासन में जमे हुए लोग इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते थे जो दंगाई होते थे, अराजक होते थे, भ्रष्ट होते थे, गुंडे होते थे, दंगाई होते थे। जब सत्ता का संरक्षण ऐसे तत्वों को प्राप्त होगा तो स्वाभाविक रूप से दंगा तो भड़कना ही भड़कना था। हम लोगों ने साफ कहा है, देखिए एकदम स्पष्ट पारदर्शी तरीके से सारे कार्य हो रहे हैं और इस बात को कह दिया गया है, एक तो संवाद स्थापित करिए, कहीं कोई समस्या होती तत्काल कार्रवाई करिए, और इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी, देखिए प्रदेश दंगा मुक्त होगा, गुंडा राज से मुक्त होगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित होगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उसको उठाएंगे। हम लोग पिछले उन सभी उसका भी समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ है, और उसके बाद अगर कहीं अन्याय हुआ तो उसका परिमार्जन भी करेंगे। लेकिन हम प्रदेश में किसी को भी चेहरा देख करके जाति मत मजहब के आधार पर कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देंगे। उसके लिए पुलिस बनी है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन ही कार्रवाई करेगा, कानून उसी के माध्यम से लागू होगा। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई चेहरे इस प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत किसी को नहीं देगी, जो पूर्ववर्ती सरकार करती रही है। कन्वर्जेंस एक बड़ा मसला रहा है विवाद का उत्तर प्रदेश में, कई बार दबाव में, कई बार लालच में, और कई बार इन दोनों ही मसलों पर तनाव पैदा हुआ है। क्या इसको लेकर कोई ठोस नीति उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये विवाद एक लंबे समय से बीच बीच में उठता रहा है। देखिए, जो असंवैधानिक होगा, जो अनैतिक होगा, जिससे समाज के सौहार्द पर दुष्प्रभाव पड़ता हो, हम ऐसा कोई भी कार्य प्रदेश के अंदर नहीं चलने देंगे। तो इसकी दिशा में हम कोई नीति या कोई ठोस समय आने पे जहां भी कोई इस प्रकार की स्थिति होगी जो असंवैधानिक हो, अवैध हो, अनैतिक हो, या जिसपे सौहार्द पर जिसका प्रभाव, जो सौहार्द को बिगाड़ता हो, हम उसको प्रदेश के अंदर नहीं चलने देंगे। एक और सवाल, अभी शिक्षा पर हम बात कर रहे थे, ऐसी बात हो रही है और चर्चा बाहर आ रही है कि सरकारी स्कूलों में योग को अनिवार्य करने की तरफ आप लोग सोच रहे हैं। जब भी योग की बात होती है तो योग को लेकर विवाद भी साथ साथ क्यों आता है, जबकि योग का तो सीधा संबंध स्वास्थ्य से है? ठीक बात है। देखिए, हम लोग इस चीज को करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना,
या ये क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से आता है इसलिए नहीं, विवाद मेरी है? तरफ से नहीं। देखिए, सवाल ये है कि योग मैंने नहीं दिया है, ये तो इस सृष्टि के साथ चली हुई एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी विधा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण के लिए दिया है। एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के लिए उनके द्वारा दी गई एक विधा है। और हम लोगों ने इस चीज को कहा है कि हम जितने भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर शारीरिक शिक्षक देंगे, योग को उनके साथ अनिवार्य करके जोड़ के देंगे, और योग पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा, संस्कृत पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। भारत से जुड़ी हुई सभी भाषाओं को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य भाषाएं हैं उनकी एकेडमी बनाने जा रहे हैं। आपकी भोजपुरी है, अवधी है, ब्रिज होगी, आपकी जो है बुंदेलखंडी होगी, जितनी भी भाषाएं होंगी इन सब की एकेडमी बना करके लोक परंपरा, लोक संस्कृति को भी हम मजबूती प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हित में जो होगा हम वह कदम उठाने में नहीं हिचकेंगे। योगी जी, देश के ही एक बड़े जूरिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि विदेशों में तो हमने बात की ही कि एडिटोरियल्स ने किस तरह से लिखा, और एक कहा कि कैसे हिंदू प्रीस्ट बन गया है एक मुख्यमंत्री, लेकिन जो जूरिस्ट है उन्होंने भी कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने का एक कदम है। क्या आपको लगता है कि ये लोग पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं? इन चिंताओं को आप किस तरह से देखते हैं? आपका जवाब साफ शब्दों में जानना चाहते हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है मैं किसी के मुंह पे टेप नहीं लगा सकता। मुझे जो करना है प्रदेश के हित में कार्य करना है। मेरे लिए पाथे है केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, और सरकार लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जो कदम उठा रही है, मुझे प्रदेश के अंदर उसको फॉलो करना है। एक दूसरा, इससे कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? अगर किसी को करना है, मुझे लगता है कि मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अंत में योगी जी, एक योगी के वेशभूषा, भगवे वेशभूषा से, क्योंकि योगी को न किसी से कुछ चाहिए, न उसे अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए, फिर ये कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? देखिए, जिनके झूठ और पाखंड की दीवारें ढहने वाली हैं, जिन्होंने झूठे वातावरण बना करके, होबा खड़ा करके, समाज को गुमराह करके, अपने पॉकेट बना करके, जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मजहब और मत के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, इनका झूठ और पाखंड धराशायी हो रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके आगे के रास्ते जब बंद होंगे तो उनकी चिल्लाहट तो स्वाभाविक है। मैं उनके प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखता, लेकिन मेरी सहानुभूति उनके प्रति जरूर है कि पब्लिक उनके इस पाखंड को बहुत नजदीक से देख रही है, देखेगी भी, मेरी कार्य पद्धति को देख रही है और देखेगी भी। हमारा कार्य बोलेगा, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा हम उसको लेकर के चलेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।